हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा था कि मिनरल्स होता क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरीक़ा से उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते थे, यानी कि एटमॉस्फेयर से, यानी कि नेचुरल सोर्स से निकालते थे और निकाल के उसका यूज करते थे। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टैग देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये सिर्फ टैग नहीं है, ये आपको रियलिटी है। कैसे रियलिटी है? तो ये वही क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं। देखिए, हर एक चैप्टर में मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं जो ओवरऑल सारे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस उसी चीज को यहाँ पे अच्छे तरीका से बताया गया है और यहाँ पे सिर्फ उसी क्वेश्चंस को लाया गया है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है। और इसको मिस बिल्कुल सच में नहीं कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसका एक एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है सारा का सारा क्या है, वही है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है कहीं ना कहीं और हर 1-2 साल में रिपीटेड होते रहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के अकरेंस को बताना है। बताए थे कि मिनरल्स का अकरेंस मेनली 4 तरीका से देखने के लिए मिलता है। इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, सी में मिलता है और एक अयस्क के रूप में, मिनरल्स के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है और किस में लोड्स में पाया जाता है, किस में क्रेविक्स में पाया जाता है, वो सारे किस में भिन्स में पाया जाता है, सारे पॉइंट को बताइएगा और आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाए। कितना बार आया है सर? तो 2000, देखिए ए मेनली रिसेंटली जो पूछा गया उसके बारे में, यानी कि 2018-17 से लेकर के 25 के बीच में जितना बार आया है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। 18 में और 20 में क्वेश्चन आया था। क्या है कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फ। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले थे कि जब भी देखिए आप हो सके तो इसको एक्सप्लेन कर लीजिए कि मिनरल्स होता क्या है। ठीक है, यदि आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा तो शायद आप इसमें एक पॉइंट और एड ऑन कर ले और आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा बन जाए। लेकिन जो 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बताए थे कि यहाँ पे लोड्स ऑफ भिन्स के रूप में पाया जाता है और साथ में आप मेटल को भी मेंशन करेंगे कि मेटालिक मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड जिंक आर फाउंड इन क्रैक्स। कहां पे पाया जाता है? तो क्रैक्स में, क्रेविसेस में, फॉल्स में एंड जॉइंट्स में देखने के लिए मिलता है ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दे अकर इन द फॉर्म ऑफ भिन्स एंड लोड्स, यानी कि ये फॉर्म होता है, यानी कि ये मिलता है आपको भिन्स और लोड्स के फॉर्म में। भिन्स में बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा, वही लोड्स में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। Formed when minerals reach molten material cools and solidify। देखिए सिंपल क्या बताए थे कि जो भी molten मटेरियल होता है वह कहीं ना कहीं 2 पत्थर के बीच में या फिर 2 पत्थर के नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो वो जब गर्म होने के बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उस फॉर्म में जाकर के अयस्क के रूप में, ओर के रूप में किसी पत्थर में जाके मिल जाता है और जब हम उस पत्थर को बाहर माइनिंग करके निकालते हैं तो फिर से वहां पे उसको तोड़ करके पतला पतला चूरा बना करके फिर उसको पिघला करके साफ करके मेटल का रूप दिया जाता है। सेकेंड क्या है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स सच एज कोल, लाइमस्टोन। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स में मेनली कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम देखने के लिए मिलेगा जो कि बेड्स और लेयर के फॉर्म में देखने। क्या बताया था? बेड्स का मतलब ऐसे एक एक करके ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, बेड्स और लेयर के फॉर्म में। बाय एक्युमुलेटिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सेडिमेंट्री ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी कि जब बहुत लंबे टाइम तक सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसके बाद एक बेड का रूप ले लेता है। बेड का रूप कैसे? एक यहाँ पे मेटल है, इसके ऊपर एक और आकर के सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर एक और आता है, एक और सॉलिडिफाई होता है और ऐसे ही करते करते क्या बन जाता है, तो आपका मिनरल्स का एक फॉर्म ले लेता है और फिर हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। थर्ड क्या है, इन रेसिडुअल डिपॉजिट, यानी कि सम मिनरल्स रिमेन्स एज रेसिडुअल आफ्टर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कुछ तो रॉक्स के वेदरिंग के द्वारा भी देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट इज फॉर्म व्हेन सरफेस रॉक्स डिकम्पोज एंड सॉल्यूबल एलिमेंट्स आर रिमूव। देखिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल के वेदर, यानी कि टूटने से, हटने से ऊपर का परत देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपको बॉक्साइट के एग्जाम्पल दिया गया है। बॉक्साइट किसका अयस्क बताए थे? तो बॉक्साइट मेनली होता है एल्युमिनियम का। किसका होता है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, अब बिहाइंड एल्युमिनियम रिच मटेरियल, यहाँ पे मेनली जो एल्युमिनियम रिच मटेरियल आपको देखने के लिए मिलता है उसके पीछे यही रीजन है कि जो वेदरिंग होता है रॉक्स के, उसके बाद जो भी उसमें मेन सोल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो बचता है वो मेनली आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो एल्युमिनियम देखने के लिए मिलता है। एल्युमिनियम कैसे देखने के लिए मिलता है? तो एल्युमिनियम
डायरेक्ट नहीं बनता, अयस्क से एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनता है। सारा प्रोसेस पिछले क्लास में बता दिया गया था। ओशियानिक में कैसे बनता है, तो देखिए ओशियन में इतने सारे रिवर्स जाकर के मिलते हैं, तो रिवर्स जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेकर के आते हैं, तो उस सेडिमेंट में बहुत सारा चीज होता है, मिनरल्स होता है, जो कि जाकर के सी के बेड रॉक यानी कि नीचे जमीन में जो सी का जमीन होता है वहां पे जाकर के सारे रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वहां पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या है कि मैनी मिनरल्स आर डिसॉल्व इन सी, बहुत सारे मिनरल्स सी में डिसॉल्व होते हैं, सी के वाटर में। मिनरल्स सच एज कॉमन साल्ट, जो हम लोग कॉमन साल्ट खाते हैं, मैग्नीशियम एंड ब्रोमियम आर ऑब्टेन बाय द एवोपरेटिंग सी वाटर, तो यहाँ पे मेनली सी वाटर के एवोपरेट किया जाता है और फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसको क्या कीजिएगा, जितने भी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट्स कीजिएगा, याद नहीं होगा तो, और याद होगा तो कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखिएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में किसके फॉर्म पाया जाता है, इग्नियस रॉक्स में कैसे पाया जाता है, सी में कैसे पाया जाता है और रेसिडुअल डिपॉजिट में कैसे देखने के लिए मिलता है। 4 पॉइंट था। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। बताया था कि मेटालिक इसको बोलते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, नॉन मेटालिक जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है, यानी कि जिसमें मेटल हो उसको मेटालिक बोलेंगे और जिसमें मेटल ना हो उसको नॉन मेटालिक बोलेंगे। इसमें डिफरेंस पूछता है, 2019 और 2022 में देखने के लिए मिला था। क्या क्वेश्चन है कि मेटालिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल, यानी कि मेटल कंटेंट इसमें होता है और कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट, और जब इसको मेल्ट करते हैं तो वहां से आपको न्यू प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। और मेटालिक प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि उसके जो बीच का इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो बीच का स्ट्रक्चर रहता है बहुत ही पास होता है। सेकेंड क्या है, कैजुअली हार्ड। अब देखिए मेटालिक जो भी सबस्टेंस रहेंगे वो हार्ड रहेंगे। डेंस का मतलब क्या पता है, जो उसका कंपोजिशन है बहुत ही पास देखने के लिए मिलेगा मेटल का। ठीक है, और एंड हैव अ शाइनी सरफेस, जो उसका सरफेस होगा बहुत ही चमकदार होगा, चमकते रहे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा चमकदार, ये क्या है, चमक रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स होते हैं। एग्जांपल में क्या है, आयरन और हो गया, कॉपर और हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया। मेनली फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बताया था ना कि मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही क्रेविस, क्रैक्स और लोट्स बीन्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस मिनरल्स, उसके बाद यह डिवाइड होता है फेरस और नॉन फेरस में। मेटालिक 2 पार्ट में बनता है, एक बनता है फेरस, दूसरा बनता है नॉन फेरस। फेरस का मतलब जिसमें आयरन अवेलेबल होता है, नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन बहुत ही कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म होता है, बहुत ही कम मात्रा में। जब मिनरल्स का बात करेंगे तो क्या बताया था, मिनरल्स हम लोग उसी का मानते हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है उसमें, और जब हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसी को उस चीज का मिनरल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीज एंड नॉन फेरस मिनरल्स कॉपर। नॉन फेरस मिनरल्स का एग्जांपल पूछा जाता है, याद रखिए क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, मैग्नीज के यूज कहां पे करते हैं, बताए थे कि जब आपको स्टील बनाना है तो 1000 kg आयरन में 10 kg आपको क्या मिलाना पड़ता था, तो मैग्नीज मिलाना पड़ता था, तब जाकर के स्टील बन पाता था। सेकेंड है नॉन मेटालिक मिनरल्स, क्या है कि डू नॉट कंटेन मेटल, सेम उसका अपोजिट कि यहाँ पे मेटल नहीं होगा और ना तो न्यू प्रोडक्ट इससे बनेगा। मेल्टिंग करने पे याद रखिएगा यूजुअली डल होता है, स्लाइट होता है और नॉन शाइनी होता है। एग्जांपल में क्या होगा, लाइमस्टोन चूना पत्थर हो गया, मीगा हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया। मेनली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, मेनली पाया जाता है किस रॉक्स में, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने के लिए मिलता है। एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में आपका नॉन मेटालिक चीजों का यूज देखने के लिए मिलेगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट लेके देख ले कि प्रीवियस ईयर कितना बार आया है, और यदि याद नहीं है तो आप क्या करें, कॉपी में जो नोट्स बनाने बोले उस नोट्स में आप लिख ले। और नोट्स बनाने का तरीका होता है कि आपको शॉर्ट लिखना है, पूरी नहीं लिखना है, आपको उसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन खुद से देना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज नेसेसरी। बता चुके थे कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज होता क्या है। जैसे बताए थे कि अभी के टाइम पे जितना ज्यादा हम लोग मिनरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन कर रहे हैं उतना ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है और हम लोग उससे ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से मिनरल समाप्त हो जाएगा और हम लोग को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसे समझिए, यदि आप दिन भर में 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये कमा रहे हैं, डेली 120 रुपये का खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 20 रुपये आपके ऊपर बर्डन बनते जा रहा है। और एक दिन यदि मान लीजिए 1 मंथ काम किए, 1 मंथ में टोटल आप 10,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और आप खर्च करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आपके हर साल मतलब हर मंथ में 10,200 का एक्सपेंसेस आ जा रहा है, यानी कि बजट जितना है, पैसा जितना है, एलोकेशन जितना है, उससे ज्यादा आपका एक्सपेंसेस हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप डेप्थ में चले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसका। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जितना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं ना उतना है ही नहीं है अवेलेबल। ठीक है, 2018 में आया, 2020 में आया। क्या है
कि मेथड्स ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स, मिनरल्स को बचाने का मेनली 4 तरीका आपको लिखना है कम से कम। सबसे फर्स्ट क्या है कि जुडिशियस यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हमको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीका से यूज करना है। यदि हो सके कि उसको रिसाइकल करके यूज कर ले तो उसको भी करना है। जैसे क्या है, मिनरल्स शुड बी यूज केयरफुली एंड इफिशिएंटली, ये सब पॉइंट जो है ना यहाँ पे उसको ऐड करना है। अवॉइडिंग वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग, जब माइनिंग होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कण होते हैं, टुकड़ा होता है मिनरल्स का, वह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है, पत्थर के रूप में बाहर चला जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता है, तो उस पर ध्यान देना है। प्रोसेसिंग के टाइम पे जो खराब होता है उस पर ध्यान देना है। कंजम्पशन के टाइम पे कंजम्पशन हेल्प इन एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट, देखिए बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है कि उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है लेकिन फिर भी हम लोग उसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि उसका यूज ना करें, यदि उसका सब्स्टिट्यूट है तो हम लोग उसका यूज करें। जैसे ऐसे समझिए कि एक प्लास्टिक आपके पास है, तो मार्केट में जब भी जाते हो तो आप एक ही प्लास्टिक जाते हैं, डेली नया प्लास्टिक लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो हमारे पास जमा होता है उसको बाहर ही ऐसे ही फेंक देते हैं, प्लास्टिक में कूड़ा डाल के फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारे पृथ्वी बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उससे हमारे पृथ्वी को नुकसान होता है। उसी तरीका से बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे आप मेटल का चीज यूज करते हैं, लेकिन जैसे फोन है आपके पास, ठीक है, तो जब फोन टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो फोन को आप ऐसे ही रखे रहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको बनवा लेंगे या फिर रख देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फोन फेंक देते हैं, तो उसमें जितना भी मेटल है वो क्या हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। आप चाहते तो उस चीज को 50, 60, 70 रुपया में बेच करके शायद वो आपके लिए बहुत ही कम अमाउंट हो, लेकिन जो आप पृथ्वी पे बर्डन डाल रहे हैं उस पैसा को बचाने की वजह से वह 60-70 रुपए से बहुत ज्यादा है। तो जब भी यदि आपके पास कोई ऐसा चीज है जो कि आप जानते हैं कि इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको किसी न किसी को दे दे, या फिर दुकान वाले के, या फिर आप क्या करें, जहां पे रिसाइकलिंग होता है वहां पे जाकर के बेच के आ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि आपको उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट को भी यूज करना है तो कर सकते हैं। जैसे स्केयर मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स व्हेनेवर पॉसिबल, देखिए जब भी पॉसिबल हो तो आप कोशिश करें कि जो भी उसके जैसा अल्टरनेटिव मटेरियल हो उसका यूज कर लें, ठीक है। थर्ड क्या है यहाँ पे, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि रिसाइकलिंग करना आपको आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे, कि देखिए रिसाइकलिंग बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज होता है जिसको ऐसे ही फेंक देते हैं, आपको फेंकना नहीं है, यदि आप हो सके तो रिसाइकल कर ले। कैसे, कि मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब सबसे ज्यादा, स्टील सबसे ज्यादा मात्रा में अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो रहा है। तो जब इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, ये सारे चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं, तो टूट गया, फूट गया, बहुत सारे बिल्डिंग ढह जाती है, गिर जाती है, तो कोई भी लोग उसका यूज नहीं कर पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ले करके, ला करके और फिर से उसको बेच देंगे, जिससे जो खरीदेगा ना वह जा करके इसको क्या करेगा, तो फिर से पिघलाएगा, पिघलाने के बाद इसको फिर से रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना देगा। रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द नीड फॉर फ्रेश माइनिंग, अब देखिए क्या है, जब रिसाइकलिंग होकर नया वही पुराना प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको रिसाइकल करने से बहुत प्रॉफिट होगा कि आपको माइनिंग कम करना पड़ेगा। सेव एनर्जी एंड हेल्प कंजर्व माइनिंग रिसोर्सेस, यानी कि यदि आप एनर्जी को सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं माइनिंग रिसोर्सेस को भी आप क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट, वही सेम चीज 2 बार यहाँ पे छाप दिया गया है कि जैसे कि यदि आप अल्टरनेटिव मटेरियल है तो उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉपर इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। प्लस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेस इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए इसका सिंपल मतलब है, बताए थे कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप ध्यान रखते हैं कि जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसका ऐसा यूज करना है डिस्क्रिमिनेट तरीका से, इनडिस्क्रिमिनेट तरीका से नहीं, जिससे आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए हम बचा के रख सके, लेकिन हमारा नीड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको भूखे रहे कोई काम करने बोल रहा है, यानी आपको उसको अवेलेबल है तो उसका यूज ना कीजिए, बस बचाए रखिए, ऐसा नहीं करना है, वो खराब हो जाएगा। आपको यूज करना है लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही यूज करना है, उसी को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस बोलते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, बताए थे कि आयरन ओर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 3 से लेकर के 4 आपको अलग अलग एरिया बताए थे, यहाँ पे मैप भी किया गया है, मैप थोड़ा सा गलती यहाँ पे किया है, देखिएगा उड़ीसा झारखंड बेल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बस ऐसे ही मैप में लगा दिया है कि जरूरी नहीं मैप वहीं पे दिखाया गया है, ये वाला मैप सही है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा भी गलत है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, मैप पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 2017 में आया था, 2021 में आया था, क्या है कि आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न, बताया था कि आयरन ओर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसपे पूरा का पूरा किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर
टिका हुआ। जैसे आप बिल्डिंग में रहते हैं तो उस बिल्डिंग का जितना भी मैक्सिमम पार्ट बनाया गया है, मैक्सिमम पार्ट कहने का मतलब कि जो भी उसका सपोर्टिव पार्ट है वो किससे बना हुआ है, तो आपको आयरन से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपके पास जितना भी मजबूत मजबूत रेलवेज देखते हैं, बसेस देखते हैं, बाइक देखते हैं, तो सारा के सारा किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो आयरन इंडस्ट्री एक किसी भी देश का बैकबोन के रूप में माना जाता है, यानी किसी भी देश का इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो आयरन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट है तो आयरन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। क्योंकि यदि आयरन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा देश का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये जो इंडस्ट्री है इन इंडिया हैज रिच रिजर्व, बताया था कि इंडिया में बहुत अच्छा खासा मात्रा में इसका रिजर्व देखने के लिए मिलता है। और द मेजर आयरन जो बेल्ट है वो आपका 1 2 3 4 नाम याद रखिएगा, 2 नाम बहुत ही हैवी है जिससे बहुत लोग याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ए नाम है बहुत लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1-2 बार पढ़ना लिखना है, आपको याद हो जाएगा। आधा भी लिखिएगा तो चलेगा लेकिन लिखना जरूर है, एग्जाम में नाम आएगा। तो नहीं लिखते हैं तो नंबर ऐसे भी कटेगा, आधा लिखिएगा तो कम से कम शायद एग्जामिनर का मन कर दे तो आपको नंबर दे दे, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उड़ीसा झारखंड बेल्ट, क्या है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेल्ट विथ हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर। बताया थे ना कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ओर होता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है, फिर मैग्नेटाइट होता है। तो जो हेमेटाइट ओर है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ओर है वह उड़ीसा झारखंड बेल्ट में देखने के लिए मिलता है। फाउंड इन प्लेस लाइक, कहां पे, तो नोवा मुंडी एंड बादाम पहाड़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों माइन का नाम है, नोवा मुंडी और बादाम पहाड़। सेकंड क्या है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा बेल्ट। देखिए जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा बेल्ट है ये आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में देखने के लिए मिलता है। इट हैज द लार्ज रिजर्व ऑफ हाई क्वालिटी ओर, यहाँ पे भी हाई क्वालिटी ओर का एक लार्ज रिजर्व देखने के लिए मिलता है। थर्ड आपका क्या नाम है, बेल्लारी, याद रखिए क्या है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तामकुर, याद रखिए क्या है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तामकुर बेल्ट इसका पूरा नाम है। और ये जो है आपका कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जितने भी ओर निकलते हैं वह सारे ओर को स्लरी फॉर्म में उसके आसपास के पोर्ट से बाहर क्या किया जाता है, तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, यहां से भी जो निकलता है उसको मोर्मो गोवा पोर्ट, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है पास में, मोर्मो गोवा पोर्ट है, जो कि पूछा जाता है। देखिए ये जो छोटा सा स्टेट है ना यहीं पे आपको मोर्मो गोवा पोर्ट मिलेगा, इसके बारे में मैप में बताने आता है तो ध्यान रखिएगा। जो मोर्मो गोवा पोर्ट है वहां से इसको क्या किया जाता है, हाई क्वालिटी का, वेरी हाई क्वालिटी जो ओर है, बट इट एक्सपोर्टेड थ्रू द मोर्मो गोवा पोर्ट, लेकिन इसका यूज इंडिया में नहीं होता है, इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो 2 बताए थे जहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और 2 से मैक्सिमम इंडिया में भी रहता है, इंडिया से बाहर भी जाता है। ठीक है, Odisha Jharkhand, it is the most important belt with high grade hematite ore found in the places like Noamundi and Badam Pahari, Durg Bastar, Chandrapura belt located in Chhattisgarh and Maharashtra. It has the largest reserve ore high quality. ठीक है, बेलारू चित्र दुर्ग चिकमंगलुरु तमकुरु बेल्ट जो कि कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से मेनली पोर्ट के थ्रू बाहर देशों में सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बताए थे, कन्वेंशनल का मतलब होता है सी स्टार्टिंग में आ रहा है, तो सी का मतलब क्या आप जो समझ रहे हो वो नहीं होता है, सी का मतलब होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब हुआ कार्बन, कार्बन का मतलब जो कि कार्बन यानी कि CO2 इमिशन करे उसको हम लोग कन्वेंशनल बोलेंगे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। सेकेंड होता है नॉन कन्वेंशनल, एन का मतलब नोट, सी का मतलब कार्बन, यानी कि जो कि कार्बन को इमिट ना करे उसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे, जैसे कि हो गया आपका विंड एनर्जी, जैसे कि हो गया सोलर एनर्जी। ये 2 एग्जाम्पल बताए थे आपको। अब इसी 2 एग्जाम्पल को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताता है कि एक्सप्लेन कीजिए। कितना में आया था, 2022, 2023, 26 में याद रखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्स दैट आर रिन्यूएबल का मतलब जो बार बार आ जाए, एक बार खत्म हो, जो एग्जॉस्ट ना हो, आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय कंटिन्यूअस यूज, यानी कि आप यदि उसको बार बार यूज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से दोबारा आ जाएगा। और दे आर इको फ्रेंडली, यानी बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, और रिड्यूस पॉल्यूशन, साथ में पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यदि आपको यूज करना है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको नॉन कन्वेंशनल यूज करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस का मेनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सोलर एनर्जी का मतलब हुआ कि देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको सनलाइट देखने के लिए मिलता है, यानी कि 12 आवर का प्रॉपर सनलाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कोई भी नौटंकी नहीं होता भगवान जी का, लेकिन बाकी देशों में आप देखिएगा तो वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं होता है। तो इसकी वजह से इंडिया एक ऐसा जगह है जहां पे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो जो
सोलर एनर्जी है उसका आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया रिसीव द abundant sunlight which can be used through the solar panel to generate electricity। सेम चीज बताया वही यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, विंड एनर्जी। देखिए इंडिया विंड एनर्जी में भी बहुत ज्यादा रीच है। कैसे, तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे पूरे खाली रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और वहां पे हवा का जो वेग होता है, जो कि विंड का जो स्पीड होता है वह कहीं ना कहीं आपको 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए होता है, यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट में है, गुजरात के कुछ पार्ट में है, और नीचे जाइएगा तो आपको तमिलनाडु वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड टरबाइन कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड टरबाइन होता है वह विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, स्पेशली यूज्डफुल इन कोस्टल एंड हिली रीजन। मेनली आपको कहां पे देखने के लिए मिले, कोस्टल और हिली रीजन में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस का सिंपल मतलब हुआ कि जो भी आप वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, अपने पास से नहीं, कहां से निकालते हैं, और जो किचन से निकालते हैं, जो भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होता है जो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, वो सारे प्रोडक्ट को आप एक ही जगह पे जमा करके रख देते हैं, तो वहां से आप देखिए कि 3-4-5 दिन में वहां से बहुत ज्यादा बेकार वाला दुर्गंध निकलता है। तो वही जो गैसेस होता है ना, उसी का यूज करके क्या बनाया जाता है, तो आपको बायोगैस बनाया जाता है। क्या है यहाँ पे सिंपल कि बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, मेनली एनिमल वेस्ट का यूज करके, ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करके, इट प्रोवाइड क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज्यादा फ्यूल इंपॉर्टेंट होता है और अभी के टाइम पर धीरे धीरे इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। लोग अपने घर में आसपास में जिसके पास 2-3 गाय हैं वहां पे गोबर का यूज करके गोबर गैस बनाया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके, और साथ में जो गोबर गैस के बाद जो गोबर बचता है उसका मैन्योर के रूप में भी यूज किया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो दिस सोर्सेस आर रिन्यूएबल। याद रखिए ये जो सोर्स है रिन्यूएबल है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ तक कि आप फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंस है वो भी खत्म कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ जो एनवायरमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेशन कर दिखाएंगे। यानी जिससे क्या होगा कि आप यूज तो करेंगे लेकिन अपने एनवायरमेंट में कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे, ठीक है। रिसोर्सेस भी यूज हो जाएगा और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका कोल इज द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया जस्टिफाई द स्टेबिलिटी। बताया था ना कि जो कोयला है ना वह ऐसा है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। अब ऐसे एक्सप्लेन करना, क्या बताया था कि इसका 4 बेल्ट है। अब चारों बेल्ट पे इतना ज्यादा होता है कि हम लोग यूज करते हैं फिर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको बाहर भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज आपके पास अवेलेबल है तो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके वजह से हम लोग कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और कुछ प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे कि कोल इज द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्री एनर्जी। तो कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे, कोयला पे डिपेंडेंट है। इंडिया हैज लार्ज कोल रिजर्व्स। इंडिया का जो है वह सबसे बड़ा कोल रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगा, कोल रिजर्व देखने के लिए मिलेगा, मेनली फाउंड इन झारखंड, जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, एंड मध्य प्रदेश। याद रखिएगा 4 स्टेट का नाम कम से कम याद रखना है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। कोल इज यूज वाइडली फॉर द जनरेटिंग थर्मल पावर, यानी कि थर्मल पावर को एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी बनाने के लिए मेनली कोल का यूज किया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके आगे क्या है कि इन इंडस्ट्री देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। कोल का टाइप मेनली 3 याद करने बोलते, कम से कम याद कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट, जिसमें कितना मिलता है 70% मान लीजिए 70% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। बिटुमिनस में 50% से 55% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और लिग्नाइट और पीट, याद रखिएगा 4 टाइप का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। क्या क्या बोले, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। क्या बोले एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिटुमिनस कोल इज द मोस्ट कॉमनली। देखिए बिटुमिनस उतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका यूज मेनली एक्सटेंसिवली किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। लिग्नाइट इज फाउंड इन तमिलनाडु। लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है। और ड्यू टू द वाइड अवेलेबिलिटी एंड मल्टीपल यूजेस कोल रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इंडिया। अब इतना ज्यादा यूज होता है जिसके वजह से कोल को
इंडिया का यानी कि एनर्जी सेक्टर का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, यानी कि बैकबोन माना जाता है, क्योंकि यदि ये ना रहे तो ये जो भी अभी बिजली के द्वारा आप मोबाइल चला रहे हैं चार्ज करके, आप आराम से सो रहे हैं, आप आराम से मूवी देख रहे हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। आप लोग को मूवी नहीं देखना है, आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, और शेयर करने के बाद आपको खुद भी सारा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में सारा यहीं से देखिएगा, मिल जाएगा आपको, बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, इतना आप कंफर्म मानिए। अभी 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आते हैं। इसी वजह से जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हैं वही सारे यहाँ पे करवाए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, लेकिन समझ में 100% आएगा। आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास 45 दिन टाइम है, उसको ऐसे यूटिलाइज कीजिए ना कि आपको कभी भी आगे चल के एक पछतावा ना हो कि शायद वो 1.5 महीना पढ़ लेता। कोई दिक्कत है, 1.5 महीना से आपको बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा। यदि आप मोबाइल ना देखेंगे, मोबाइल ना चलाएंगे, आप पढ़ने पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जब जाइएगा तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो आसपास के लोग मैच नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बताना है कि पेट्रोलियम कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी का रूप है। जैसे कोयला है उसी तरीके से पेट्रोलियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन इंडिया में कोयला उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। 3-4 स्टेट बताए थे। पहला बताया था मुंबई हाई, सेकेंड बताए थे असम का डिगबोई, फिर एक नहरकटिया बताए थे, ये सब पॉइंट आप याद रखा कीजिए, ठीक है। क्या है, पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज ऑफन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। देखिए पेट्रोलियम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग लिक्विड गोल्ड के रूप में जानते हैं। इट इज अ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स। देखिए जिस तरीके से कोयला बनता है ना, उसी तरीके से ये भी बनता है सेमी फॉसिल फ्यूल से, लेकिन यह समुद्र में बनता है, यानी कि पानी वाला जगह पे बनता है, ठीक है। अब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरी अंडर द अर्थ, जो कि बरीड होते हैं अंदर किसके, अर्थ के, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज, पेट्रोलियम यानी रिफाइनरीज में निकाल करके क्रूड ऑयल को रिफाइंड किया जाता है और प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स सच एज, उससे क्या निकलता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, एलपीजी बनता है, एंड द लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि जो भी आप लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जैसे कि बोरोप्लस हो गया, और क्या क्या होता है, वैसलीन हो गया, ये सब सारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाते हैं, तो पेट्रोलियम का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी से बनता है। पेट्रोल एंड डीजल आर वाइडली यूज इन फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल का सबसे ज्यादा यूज होता है फ्यूल्स में। जितना भी मशीन्स देख रहे होंगे, जितना भी मशीनरी देखते हैं, जितना भी गाड़ी देखते हैं, जितना भी व्हीकल्स देखते हैं, सारे में किसका यूज होता है, तो आपको किसका यूज देखने के लिए मिलेगा, पेट्रोल का यूज देखने के लिए मिलेगा। मशीन्स वाइल केरोसिन एंड एलपीजी आर यूज फॉर कुकिंग, वही जो केरोसिन होता है अभी के टाइम पे तो बहुत कम हो गया, आप अभी से 20 साल पहले चले जाएंगे तो मेनली खाना बनाने के लिए केरोसिन का यूज करते थे। एक छोटा सा ऐसे गैस होता था और उसमें क्या डाल जाता था, तो केरोसिन डाल जाता था, फिर हम लोग पीछे से ऐसे हवा देते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और हवा देने के बाद क्या होता था, उसमें लाइट जलाते थे, लाइटर जला छोटा सा ऐसे पतला वाला होता है, ऐसे जलाते थे, और फिर जाकर के खाना बनता था। एलपीजी यूज एज कुकिंग एंड लाइटिंग। पेट्रोलियम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, देखिए पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में, सिंथेटिक इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, ठीक है। लास्ट क्या है, मेजर पेट्रोलियम जो एरिया है इंडिया का, वो असम बताए थे, गुजरात का नहरकटिया बताए थे, एंड ऑफशोर रीजन लाइक मुंबई हाई में देखने के लिए मिलेगा। ड्यू टू इट्स वाइड यूज एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी, पेट्रोलियम नीड टू बी कंजर्व केयरफुली। अब इसका इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा नीड है कि यदि हम लोग इसको अच्छे से यूज ना करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान हम ही लोग को करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा 6 क्वेश्चंस था जो कि अच्छे तरीका से इस चैप्टर को कंप्लीट करता है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना कंफर्म मान के चलिए, यदि आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो आप पीछे जाकर के 10 साल का प्रीवियस ईयर चेक कीजिए। 6 क्वेश्चंस उसी 10 साल में आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा, इसी 6 क्वेश्चन में से, इससे बाहर नहीं पूछता है। और इसको आप जाकर के मैच करें और फिर बताएं हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला था, इससे बाहर नहीं आएगा। यही 6 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस चेक करते होंगे तो शायद आपको पता होगा, ठीक है। अब ये पूरा पूरा कंप्लीट था, इस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपका ज्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ है, 2 से 3 चैप्टर बचा हुआ, वो भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जियोग्राफी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस करवाया जाएगा जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट, और उसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।